एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्वार्टरली एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के ऐसे 50 महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनको अगर तुमने तैयार कर लिया तो तुम्हारी क्वार्टरली एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और तुम अपनी क्लास में जरूर टॉप करोगे। तो हेलो डियर फाइटर, स्वागत है आप सभी का अरिविहान के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और हाजिर है आपके सामने आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके अपने सचिन भैया। तो दोस्त, आज हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के लिए बात करने वाले हैं, जो आपकी क्वार्टरली एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो। तो बेटा, आज हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ गए हैं, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि भैया यार क्वार्टरली एग्जाम का बहुत ही टेंशन है। तो बिल्कुल अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर बहुत जानदार तरीके से, शानदार तरीके से कर लिया तो क्लास में टॉप करना तो तय है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपकी क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर यानी कि विलियन। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं भाई? सॉल्यूशन से। विलियन यानी कि सॉल्यूशन से। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जो कि चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, या चाहे बोर्ड या प्री बोर्ड हो, पूछा ही पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है भैया? वो क्वेश्चन है मोलरता और मोललता। इंग्लिश में बोले तो मोलेरिटी और मोलेलिटी में डिफरेंस। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी इस क्वेश्चन को तैयार करो तो क्या क्या तैयार करना है भाई? मोलरता की भी परिभाषा याद करनी है, यानी कि डेफिनेशन याद करना है। मोललता की भी डेफिनेशन याद करना है और इनके फॉर्मूला और इनकी यूनिट यानी कि इकाई को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। डिफरेंस का डिफरेंस भी याद हो जाएगा और इनके छोटे छोटे, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी तो पूछे जा सकते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव की अलग से आपको कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे ही, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो बाद में भी तो काम में आए, है ना। तो यहां से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन द मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करना। 2 से 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसी चैप्टर का एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी, जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम यानी कि हेनरीज लॉ। हाँ भाई, याद आया क्या? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि भैया हेनरीज लॉ क्या होता है, वो बच्चे जरूर जानते होंगे कि हेनरी साहब किस तरह से अपना नियम बताते हैं ना। अपनी महिला मित्र के साथ में ये सोडा पीने गए थे, है ना। तो वही हेनरीज लॉ है भाई साहब, जिसमें हेनरी साहब ने क्या कहा था? हेनरी साहब ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स हम पढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हमें याद करना है, इसका फॉर्मूला भी हमें याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी 2 से 3 नंबर आपको जरूर दिलाकर जाने वाला है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है जो कि विलियन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर से तुम्हें तैयार करना है भाई साहब। वो क्या है भैया? वो क्वेश्चन होने वाला है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्पदाब क्या होता है और वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला अगर किसी को याद आ रहा हो तो P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई हम क्या लिखते थे? P नॉट A इज इक्वल टू में क्या आता है भैया? XB। तो ये वाला सूत्र, ये वाला फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन बहुत बढ़िया तरीके से याद करना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यहां से, 39 ग्राम बेंजीन वाला NCERT में दिया हुआ है, उसको तो पक्के से याद कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे त्रैमासिक हो, 4 मार्क्स दिलाकर जाता है। 4 मार्क्स दिलाकर जाता है। व्हाट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन। इंग्लिश शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं? RLVP, है ना, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये 3 क्वेश्चन कौन से हो गए दोस्त? सॉल्यूशन चैप्टर के, यानी कि विलियन चैप्टर के। बढ़िया से तैयार करना। इन तीनों क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन तो क्वार्टरली में आएगा और साथ में हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी पूछा जा सकता है।
तो कोई देरी नहीं करनी, ठीक है। चलो कहानी में थोड़ा और आगे जाएंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है भैया कि यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया, मतलब घोला गया है, तो यूरिया का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है भैया कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स यूरिया बराबरी पर, है ना, एक्स यूरिया बराबरी पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर H2O, है ना। तो इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्त, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर पानी में, कितने लीटर पानी लिया मेरे भाई, 2 लीटर पानी लिया, कितने ग्राम NaOH लिया, 120 ग्राम यानी कि 120 ग्राम NaOH लिया गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या पूछ लिया हमसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे मोलेरिटी पूछ ली दोस्त। क्या पूछ ली, मोलेरिटी पूछ ली। तो मोलेरिटी के लिए इफ 120 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देन द फाइंड द मोलेरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। विलयन की ये जो सॉल्यूशन बना है ना, 120 ग्राम ऑफ NaOH घोलने पर 2 लीटर ऑफ वाटर में, तो इसकी मोलेरिटी क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो बढ़िया तरीके से ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तैयार करने, छोटी छोटी परिभाषा, क्योंकि पता है ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, ये जो विलयन चैप्टर है, इस चैप्टर की खास बात ये है दोस्त कि यहां से ऑब्जेक्टिव में ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं जो बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो मोलेरिटी हो गई, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो गया, XYZ। इसके बाद में अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, आदर्श और अनादर्श विलयन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, आदर्श और अनादर्श, उनमें हमें अंतर देना है जी। इसके बाद में स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स की परिभाषा और इनके टाइप्स एग्जांपल के साथ में। व्हाट इज एन एजियोट्रॉप्स, क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें विथ एग्जांपल हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। ठीक है, देखो दोस्त, पहली चीज ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस को अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, चाहे XYZ कोई भी चैप्टर हो, उसे सिर्फ ये सोचकर मत पढ़ना कि ये मुझे क्वार्टरली में नंबर दिला देगा, ये मुझे हाफ ईयरली में नंबर दिला देगा, या ये मुझे प्री बोर्ड में नंबर दिला देगा। क्योंकि अगर तुम सोचो जरा, ये जो 6 चैप्टर जिनके आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको अगर तुमने क्वार्टरली में पढ़ लिया तो हाफ ईयरली में भी काम में आएंगे, क्योंकि यही के यही चैप्टर हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, यही के यही चैप्टर प्री बोर्ड में काम आएंगे, यही के यही चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम में आएंगे दोस्त, है ना। तो चीजों को ऐसे पढ़ो कि आज का पढ़ा हुआ महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद तक भी याद रहे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंस भी देना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे जी। स्थिर क्वाथी मिश्रण हमने देख लिया। इसके बाद में राउल्ट साहब का नियम भैया। अब सॉल्यूशन चैप्टर में 2 नियमों पर हम बात करते हैं, हेनरी और राउल्ट साहब। राउल्ट साहब दूसरा है भाई, हेनरी की हमने बात कर ली। राउल्ट का नियम बताना है और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए इसका गणितीय विवेचना करनी है हमें, और इसकी लिमिटेशंस भी लिखनी है। स्टेट द राउल्ट लॉ एंड derive the mathematical expression for the solution containing a non volatile solution and write its limitations। किसकी क्या सीमाएं हैं, क्या इसके लिमिटेशंस है। ये लॉ अगर कुछ बोल रहा है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होगी, इसके कुछ कमियां होगी भाई साहब, तो उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, थोड़ा और कहानी में थोड़ा और आगे जाएंगे। तो इस चैप्टर का 9th नंबर का क्वेश्चन है सॉल्यूशन से कि मोलल क्वथनांक उन्नयन यानी कि केबी की परिभाषा लिखिए भैया। मोलल क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं तब हम केबी को पढ़ते हैं। बेंजीन का क्वथनांक कितना है भैया, 353.23 केल्विन है। 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय घोलने पर क्वथनांक कितना हो जाता है, 354.11 केल्विन हो जाता है, 11 केल्विन हो जाता है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि NB हमें निकालना होता है। तो भाई साहब
डिफाइन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट्स केबी, व्हाट इज द केबी, केबी क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन इज, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दे दिया है, बॉइलिंग पॉइंट का मान दे दिया है, व्हेन 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील विलय इसमें मिलाते हैं तो डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में सिर्फ 1.8 ग्राम क्या मिलाया जा रहा है, अवाष्पशील विलय। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा उस पर हमें बताना है। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 354.11 केल्विन हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलर मास, हमें किसकी गणना करनी है, एमबी की गणना करनी है भाई साहब, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की गणना करनी है, कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टीबी बराबरी पर केबी इंटू एम, है ना, एम क्या होता है मोलेलिटी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबरी पर केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में क्या लिखते हो एम बी गुणा 1000 बटे क्या लिखते हो डब्ल्यू ए। ये वाले फॉर्मूले से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है दोस्त, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला चैप्टर भैया विद्युत रसायन, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों, क्योंकि एमपी बोर्ड का सबसे ज्यादा नंबर में पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो लगभग 9 मार्क्स दिलाएगा। अभी क्वार्टरली में भी 15 से 16 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाएगा क्योंकि चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर कम है ना, तो 14-15 नंबर का आराम से पूछा जा सकता है विद्युत रसायन। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लिश वालों के लिए कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर की मजेदार बात पता है क्या है, ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से इतना रिलेटेड है ना, इसमें जितनी भी बैटरियां, इलेक्ट्रॉन, लाइट, करंट की हम बात करते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है। इस कमरे में जितनी सारी लाइट है, जितनी सारी चीजें हैं, जिस फोन में तुम मुझे देख रहे हो, जिस लैपटॉप में तुम मुझे देख रहे हो, वो सब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने में काफी मजा आता है, ऑफकोर्स मजा आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मजा आएगा। फेराडे साहब के 2 विद्युत अपघटन के नियम है, वो दोनों विद्युत अपघटन के नियम याद करना है। राइट द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के क्या क्या नियम होते हैं फेराडे साहब के। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि सी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हमें बात करनी है भाई, सी क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है ना। इसके बाद में संचारण यानी कि अंग्रेजी में बोले तो कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज द कोरोजन, गिव 2 एग्जांपल, इसके 2 उदाहरण देना भाई। एक तो हमारे घर के बाहर जो भी चीजें रखी हुई हैं, वस्तुएं लोहे की जो खराब हो रही है, क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, वो भी क्या एक तरह का कोरोजन है ना, तो इसके एग्जांपल्स हमें देना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भैया ओम का नियम लिखिए, इसका गणितीय सूत्र भी दीजिए। अब ओम का नियम तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना, तो राइट द ओम्स लॉ, गिव द मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये वही फिजिक्स वाला ओम का लॉ ही है ना, क्योंकि भैया फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोफिजिक्स, जब इलेक्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हो वो सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आती है। फिर नष्ट समीकरण लिखिए, नष्ट समीकरण क्या होती है भाई साहब, क्या बताती है नष्ट समीकरण, उसका पूरा डेरिवेशन लिखना है ना। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो हम नष्ट समीकरण लिखते हैं वो पूरी नष्ट समीकरण हमें यहां से देनी है जी, तैयार करनी है ना, क्योंकि यहां से एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दूसरी बात है कि इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल काफी आसान होते हैं, इतने टफ नहीं लगते हैं, तो अगर नष्ट समीकरण आते हैं तो न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे। इसके बाद में मोलर चालकता, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, अंग्रेजी में इसे अगर हम कहेंगे तो मोलर कंडक्टेंस की परिभाषा लिखनी है, किसे कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व है तो उसकी जो भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। इसका सूत्र लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है, सूत्र क्या लिखोगे, लैम्डा एम बराबरी पर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर चालकता क्या होती है, उसकी परिभाषा, सूत्र और एसआई मात्रक हमें लिखना है मेरे दोस्त। इसके बाद में कॉलरोज साहब का नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्टेट द कॉलरोज लॉ एंड राइट वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, इसका एक कोई भी एप्लीकेशन, इसके अलग अलग एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, है ना, तो कोई भी एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हो।
इसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन क्यों नहीं रखा जाता, अभिक्रिया सहित लिखिए भैया। तो अभिक्रिया सहित लिखोगे कि लोहे का बर्तन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर जो होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है, तो जो कॉपर होता है वो किसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा, सल्फेट आयन के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर निकल जाएगा बाहर। इससे क्या होगा भैया कि जो लोहे का बर्तन था वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है, इसलिए हम नहीं रखते। सिंपल सी बात है, सिंपल है ना। तो व्हाई शुड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नॉट बी स्टोर इन अ आयरन कंटेनर, एक्सप्लेन विथ अ केमिकल रिएक्शन। इसे केमिकल रिएक्शन के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है। 2 एक नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में निम्नलिखित अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनाने में, 1 मोल कॉपर आयन से Cu2+ आयन से कॉपर बनाने में, 1 मोल MnO4- से Mn2+ बनाने में कितने मोल, कितने आवेश की जरूरत लगेगी। तो ये एकदम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 फेराडे आवेश की जरूरत लगती है भाई। इसके बाद में नस समीकरण लिखिए और उसकी व्युत्पत्ति कीजिए और महत्व को भी समझाइए। नस समीकरण हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी, सेम क्वेश्चन है, ये इसका थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म होता है। राइट द डेरिवेशन द नस्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, कि इसके क्या क्या महत्व होते हैं, क्या क्या इसके अनुप्रयोग हो सकते हैं, नस समीकरण के कहां कहां काम में आती है दोस्त, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है नस समीकरण, इसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से ये एक तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इससे कई सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे जाते हैं भैया। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिस्क्राइब द डेनियल सेल विथ अ, किसके बाद भैया, नीट क्लीन लेवल डायग्राम, एक बढ़िया सा इसका डायग्राम बनाना है, डेनियल सेल का सचित्र वर्णन करना है। या फिर एक और अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीसा संचायक सेल जिसे हम लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, उस लेड स्टोरेज सेल में होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रोड पर रिएक्शंस होती है उनका हमें क्या बनाना है, डायग्राम सहित वर्णन करना है भाई साहब। बताना है कि एक जो स्टोरेज सेल होता है, सीसा संचायक सेल होता है, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं होती है, अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, उसका डायग्राम सहित एक्सप्लेनेशन देना है। ओके जी। इसके बाद में 4th नंबर का चैप्टर आता है, क्योंकि 3rd नंबर का चैप्टर जो कि आपका रासायनिक बलगतिकी है वो नहीं पूछा जाता है क्वार्टरली एग्जाम में। तो डायरेक्ट अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। कहां पर आ जाते हैं दोस्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं दोस्त, तो कौन कौन से क्वेश्चंस है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं दोस्त ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किनका भाई, संक्रमण तत्वों को, है ना। और अगला ही प्रश्न कि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। हमने बताया था कि इनका डी क्या होता है, फुल होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। व्हाई आर द जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या कारण होते हैं उसके, है ना। तो ये सारी चीजें हमने अरिविहान पर आपको एक एक बात क्लियरली समझा रखी है। जो बच्चे, जो भी लोग हमारी उन्नति बेच 51 वाली, है ना, टॉपर बनाने वाली बेच में जुड़े हुए हैं, उनको ये क्वेश्चंस एकदम हलवा लग रहे होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये क्वेश्चंस कितने टफ लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं। वैसे मुझे पता है तुम लोगों को ये क्वेश्चन एकदम हलवा लग रहे होंगे, है ना, ऐसा हलवा 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 लिख देना नीचे, मजा आ जाएंगे, स्वाद आ जाएगा, है ना। तो हलवा लग रहे होंगे क्योंकि अरिविहान की उन्नति बेच से जो बच्चे जुड़े हैं उनका तो मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम लोगों ने वो क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस मतलब ये तुमको एकदम हलवा लग रहे होंगे। अरे भैया क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, सब कुछ तो आता है, सब कुछ तो आता है ना। तो जो लोग भी पहले से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग बहुत पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं पढ़ पाए, बैकलॉग बहुत सारे हो गए हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन तैयार करना, इनके सॉल्यूशन के लिए भी लाइव क्लास होगी, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन 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 सबसे पहला काम है कि ये सारे क्वेश्चन अपने खुद से तैयार करो, ताकि 50 क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे हों जो खुद से हमने पढ़ना सीख लिया। खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी भी तो होता है दोस्त, है ना। सब अगर मैं परोस दूंगा तो फिर मजा थोड़ी है उस बात का, है। अपना
कोई अपनी सक्सेस में अपना एफर्ट भी, तो ऑफकोर्स आप लोग एफर्ट लगाते हो, लेकिन खुद से किया गया एफर्ट भी मजा आएगा, है ना। इसका लाइव मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बिल्कुल, उसके लिए नो टेंशन रहिए, है ना। चलिए अगला ही प्रश्न है भाई, 23 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं, कारण दीजिए भैया। ट्रांजिशन एलिमेंट रेडिली फॉर्म अलॉयज, गिव अ रीजन। आसानी से अलॉयज फॉर्म क्यों कर लेते हैं, क्या रीजन होता है, वो हमें रीजन इसका पता है भैया, है ना, क्योंकि इनका आकार लगभग सेम होता है, तो आसानी से ये क्या हो जाते हैं, इनके जो साइज होते हैं, एटम्स के साइज, परमाणु के आकार, वो लगभग समान होते हैं, आसानी से मिल घुल जाते हैं, समांगी मिश्रण बना लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर आसानी से बना लेते हैं। संक्रमण तत्व का सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण दीजिए, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड, गिव अ रीजन। क्या रीजन है भैया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सामान्यतः जल्दी से क्या बना लेते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्या कारण उसका होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। Why do D and F block elements show the variable oxidation state? क्या कारण होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है भैया, डी एंड एफ ब्लॉक में अंतर। राइट द डिफरेंस बिटवीन द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्या अंतर होता है इनमें, क्या क्या डिफरेंस होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक दूसरे में क्या डिफरेंस होता है जी। ठीक है, इसके बाद में क्यूप्रस आयन रंगहीन है, कारण बताइए। जबकि क्यूप्रिक आयन रंगीन होता है, क्या कारण है, क्यूप्रस यानी कि Cu+ आयन जिस पर एक ही इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है जिससे, वो कलरलेस होता है। जबकि क्यूप्रिक 2 आयन जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा चुके हैं, वो कलर्ड क्यों होता है, रीजन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड संकुचन। मोस्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, इसके कारण, महत्व, परिणाम लिखिए तथा जिरकोनियम एंड हाफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान क्यों होती है, इसकी वजह से ही होती है, लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से, उसका कारण भी बताना है। लेंथेनॉइड, है ना, व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, राइट द कॉज एंड द सिग्निफिकेंस, है ना, कंसिक्वेंस भी बोलते हैं इसे। व्हाई डू जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई। ये दोनों जो एटम्स होते हैं, कौन भैया, जिरकोनियम एंड हाफनियम, नियरली सेम इनकी एटॉमिक रेडियाई क्यों होती है, कारण हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड में अंतर। मोस्ट टाइम, हमेशा, लगभग एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है जी ये, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स में अंतर हर बार पूछा ही जाता है। राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद में संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुणों को उदाहरण सहित समझाना है ना। संक्रमण तत्व, एक्सप्लेन द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ में हमें यह बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी कि उत्प्रेरक का गुण क्यों पाया जाता है दोस्त। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्त, इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं सॉल्व। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके लिए जो क्वेश्चंस है जो कि आपको तैयार करने हैं, उपसंयोजन संख्या की परिभाषा बतानी भैया, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, है ना। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विथ एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर और एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। सपोज आप एग्जांपल ले लीजिएगा, है ना, कोबाल्ट NH3, कितने भैया, कितने NH3, 6 NH3 NCl3। इसका एग्जांपल लेकर आप बता सकते हो, कोई भी इसके अलावा भी आपको एग्जांपल ले सकते हो। इसके बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन है, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर बताना है ना। द्विक लवण में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पोटासियम का ले सकते हो, मोर सॉल्ट का ले सकते हो, और कॉम्प्लेक्स में तो कोई भी ले सकते हो, इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले सकते हो। राइट द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कंपाउंड। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है भैया, उपसंयोजन संख्या में आयनन समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेटेड समावयवता को उदाहरण सहित समझाना है। देखो इस चैप्टर की सबसे बढ़िया खास बात क्या होती है, यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। एक क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म से,
एक क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म से, और दूसरा क्वेश्चन IUPAC से, है ना। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस चैप्टर से बनता ही बनता है। तो आइसोमेरिज्म को बढ़िया से तैयार कर लेना। बंधनी समवायता जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको उदाहरण देकर समझाना है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बनता है। इस टॉपिक से, लिंकेज आइसोमेरिज्म से ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया शानदार पूछा जाता है। इसके बाद में भैया उपसंयोजन यौगिकों में हाइड्रेटेड समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। यहां पर भी हमने पूछा भैया हाइड्रेटेड समवायता को उदाहरण सहित समझाइए, सेम क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, है ना। अब कुछ क्वेश्चन तो कॉमन भी है ना, थोड़े बहुत कॉमन भी है, तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा भी हो जाएंगे, है ना। तो एक्सप्लेन द हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जांपल। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वार्नर साहब ने अपनी थ्योरी दी थी। वार्नर का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। तो एक्सप्लेन वार्नर्स थ्योरी, क्या होती है वार्नर्स की थ्योरी। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नाम लिखने हैं इन सारे यौगिक्स के, है ना। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कितना होता है, 3rd, तो इसका नाम लिखना है, सेम इसका नाम लिखना है ना। हेक्साएमिन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड हो गया। इसके बाद में टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 हो गया। तो इन सब का IUPAC नाम जरूर याद कर लेना दोस्त, और IUPAC के नाम लिखने के नियम जरूर याद कर लेना। इसके बाद में भैया निकल टेट्रा क्लोराइड 2- एक अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि NiCO4 क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि डायामैग्नेटिक होता है। इसका कारण बताना है भैया, तो वही यहां पर कारण बताने के लिए आपको क्या जरूरी पड़ेगी, VBT वगैरह पढ़नी जरूरी होती है। 39 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ नाम दिए हों तो उनके फॉर्मूले लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, है ना। तो ये नाम दिए, इनके फॉर्मूले लिखकर हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं IUPAC नाम से, चाहे सूत्र दे देगा, नाम लिखो, नाम दे देगा, सूत्र लिखो, फॉर्मूला लिखो। एम्बिडेंट यानी कि उभय दंतुर लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड जिसे हम बोलते हैं। व्हाट इज मींट बाय द एम्बिडेंट लिगेंड एंड किलेट्स, किलेट्स क्या होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ में हमें बताना है। इसके बाद में उपसा संयोजन संख्या और समन्वय मंडल, समन्वय पॉलीहाइड्रोन को स्पष्ट कीजिए। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि पूछी जा सकती है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। उपसा संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये पहले भी ये क्वेश्चन हमने 1st नंबर का क्वेश्चन पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनसे मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है, 100% है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछे गए तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछे ही पूछे जाएंगे भैया। NCERT का, MP बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है ये। इसके बाद में आती है असली तांडव वाला गेम, शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जिसको सुनकर थोड़ा डर तुम लोगों को जरूर लगता होगा, मुझे पता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, ये चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, उसमें भर भर कर रिएक्शंस भी होती है, ये बात तो मैं मानता हूं दोस्त। लेकिन इस चैप्टर की भी एक अच्छी बात क्या होती है पता है, ये ऑर्गेनिक का बेस बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वीं की बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिपीटेड देखने को मिलती है, डेफिनेशंस वगैरह, ये सारी चीजें, है ना। यहां से पूछा जाता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होती है। किन अभिक्रियाओं को आप SN1 और SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं। 11वीं का थोड़ा थोड़ा तो याद आ जाना चाहिए यार दोस्त, है ना। 11वीं में ये पढ़ा था, 11th में क्लास में पढ़कर आए थे। राइट द डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे बनाने की रिएक्शन लिखनी है, समीकरण लिखनी है कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि RMgX को बना सकते हैं। RMgX का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन लिखनी है। फिर इसके बाद में हेलो एल्केन KCN से अभिक्रिया कर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड, जबकि AgCN से आइसोसाइनाइड देते हैं। इस बात को समझाना है कि ऐसा क्यों करते हैं हेलो एल्केन
KCN के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो एल्किल बनाएंगे, एल्किल साइनाइड बनाएंगे, जबकि AgCN के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो आइसोसाइनाइड क्यों बनाएंगे? हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KCN टू गिव एल्किल साइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट वेल AgCN गिव्स आइसोसाइनाइड। एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। इसके बाद में DDT को बनाने की फॉर्मेशन समीकरण लिखनी है ना। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DDT, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राई एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं DDT, है ना। फिर इसके बाद में मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है भैया? व्हाट इज अ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो छोटे मार्क्स में पूछा जा सकता है, और इसका मार्कोनिकॉफ का नियम और इसका एक एग्जांपल जरूर याद कर लेना, है ना। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों, है ना, क्योंकि पेरोक्साइड आ जाता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाता है। इसके बाद में हेलोएल्केन और हेलोएरिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। कारण दीजिए भैया, हेलोएरिन क्यों भैया कम क्रियाशील होते हैं? हमारी प्रिय सखी बैठी होती है ना बेंजीन दीदी, बेंजीन दीदी, बेंजीन दीदी में क्या चल रहा होता है? रेजोनेंस, जिसकी वजह से कम क्रियाशील होते हैं। व्हाई आर हेलोएल्केन मोर रिएक्टिव देन द हेलोएरिन? इसका रीजन हमें बताना है। और कुछ ऐसी रिएक्शन जैसे सैंडमियर हो गया, सैंडी भैया ने नक लगाकर ठंड में नानू का बेंजो बजा दिया, कप्पू ने आकर बेंजो से रोमांटिक हेलो सुना दिया, है ना। इस तरह से रिएक्शन की ट्रिक है दोस्त, ये है ना, पता चले कि गाना थोड़ी गा रहे हैं, रिएक्शन की ट्रिक है। चाहे वो सैंडमियर रिएक्शन हो गई, फिटिक अभिक्रिया हो गई, वुड्स फिटिक अभिक्रिया हो गई, तो ये सारी रिएक्शन याद जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सैंडमियर आप चाहे पिछले साल का पेपर उठा लो, 2026 का टफ से टफ पेपर उठा लो भाई, केमिस्ट्री के इतिहास का सबसे टफ पेपर, उसमें भी सैंडमियर रिएक्शन डायरेक्ट पूछ ली गई थी, है ना। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो टफ पेपर आए, इजी पेपर आए, पूछे ही पूछे जाते हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चन तो तैयार करना बनता भी यार, के ऐसे क्वेश्चन जो चाहे पेपर का लेवल कुछ भी आए, पूछे ही जाए, वो तो फिर बनता ही। फिर ये कन्वर्जन है भैया कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मेथिल आयोडाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इसके बाद में क्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? एथिन की CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। ये सारे कन्वर्जन है। एन ब्यूटिल क्लोराइड हीट विथ एल्कोहलिक KOH, तो ये सारे ऐसे कन्वर्जन है भाई जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए, 2025 में पूछे गए थे, 24 में भी आए थे। तो ये हमारी मेन प्रायोरिटी रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में 51 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन थोड़े से एक दो ज्यादा इसलिए हैं दोस्त क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी तो हैं, है ना। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, है ना, डॉक्टर स्वार्ट्ज वाली अभिक्रिया, है ना, कुछ लोगों को ट्रिक याद आ गई होगी। फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभी रिपीट हो गया। कार्बिलेमिन अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्रैंकल स्टीन, वुड्स फिटिंग, कार्बिलेमिन, ये सारी रिएक्शन भी करनी है दोस्त बढ़िया तरीके से। और आखिरी चैप्टर आता है दोस्त जीवाणु चैप्टर नंबर, जो कि 10 है हमारी केमिस्ट्री में। अब ये चैप्टर क्वार्टरली में पूछा जाता है, कुछ स्कूल में पूछ लेते हैं, कुछ स्कूल में नहीं पूछा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना जरूरी है दोस्त, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से तुम लोगों को याद करने हैं। DNA एवं RNA में अंतर लिखना है। DNA RNA बायो वाले बच्चों को तो आंख बंद करके खड़ा कर दो, 10-12 अंतर आसानी से बता देंगे, है ना, लेकिन मैथ्स वाले भी याद कर लीजिएगा। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक संरचना को समझाइए। प्रोटीन का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। और इसके बाद में मानव शरीर में हार्मोन की भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन इन अ ह्यूमन बॉडी विद अ सुटेबल एग्जांपल। तुम लोगों से बढ़िया कौन जान सकता है इस बात को कि तुम्हारे जीवन में हार्मोन का क्या महत्व है ना। तुम तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। अब एक चीज और होगी कि भैया ये जो इतने सारे क्वेश्चन हैं, इन सब का PDF कहाँ मिलेगा, है ना। PDF कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को? PDF के लिए कुछ नहीं करना, एकदम फ्री मिलेगा भाई PDF, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाना, है ना, प्ले स्टोर पर जाना। प्ले स्टोर से क्या लिखना? प्ले स्टोर पर अरिविहान लिख देना, बस अरिविहान लिख देना। अरिविहान का ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे और एप्लीकेशन को जैसे ही खोलोगे, यहां पर एक सेक्शन, बढ़िया सा एक सेक्शन आप लोगों को दिखाई देगा, बढ़िया सा एक सेक्शन आप लोगों को दिखाई देगा अरिविहान एप्लीकेशन पर। कौन सा सेक्शन भैया? क्वार्टरली PDF के नाम से। किस नाम से दिखाई देगा? किस नाम से दिखाई देगा दोस्त? क्वार्टरली PDF के नाम से, है ना। क्वार्टरली PDF के नाम से ये एक
आप लोगों को एक सेक्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो आपके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्त अब बिल्कुल देरी नहीं करना, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं केमिस्ट्री के, आपके अपने सचिन भैया ने दे दिए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब बस अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भैया अब 2-3 महीने निकल चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, इन 2-3 महीनों में जितनी भी पढ़ाई करी, अब 20-25 दिन का समय बचा है ना, इसके बाद तुम्हारी क्वार्टरली एग्जाम आ ही जाएगी, है ना। अगस्त का महीना है, आधा अगस्त लगभग निकल चुका है ना। अब अगस्त आधा जो बचा है, 15-20 दिन का समय, और सितंबर के फर्स्ट वीक में तुम्हारी कभी भी क्वार्टरली एग्जाम हो सकती है। तो खुद से प्रॉमिस करो और कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस करके जाओ कि आपका टारगेट कितना है। उस टारगेट को रोज उस कमेंट को देखो कि भैया मेरा ये टारगेट है, मैं तो उस कमेंट को लाइक कर दूंगा कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट यहां पर पिन हो चुका, अरिविहान पर पिन हो चुका है। तो उस टारगेट को मत भूलो कि क्वार्टरली में तुम्हें 95 लाना है, 90 लाना है, 93, 92, जो भी तुम्हारा टारगेट है क्वार्टरली में 1% बनाने का, उसको कमेंट करो, उस कमेंट को लाइक करेंगे, पिन करेंगे, और आपको आपके क्वार्टरली के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए शुभकामनाएं तो देंगे ही देंगे, साथ भी देंगे ही देंगे। याद रखना, पीडीएफ अरिविहान एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और इन क्वेश्चंस की सारी तैयारी हम आपको करवा ही देंगे। क्यों भैया, जब अरिविहान है साथ तो क्यों लेना बिल्कुल एक भी टेंशन, है ना। कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना और इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लाइव बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन इन क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है बेटा। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।